हेलो गाइस। आज की ये लाइव क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा लाइव क्लासेस का कोर्स आने वाला है 15 दिन बाद सेकंड बैच में। पढ़ाने का तरीका आप सभी को पता है। आपने ये जो वीडियो देखी है, पिछली हमारी जो वीडियोस देखी हैं या आज की जो वीडियो देखोगे, उसमें जो भी मैं पढ़ाऊंगा यही हमारा तरीका है लाइव क्लास में पढ़ाने का। अब ये हमारा कोर्स जो है ये बेसिक से एडवांस लेवल तक का कोर्स है कि अगर आप बिगनर्स हैं, मोबाइल का एबीसीडी कुछ भी नहीं जानते हैं, तब भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप अभी भी एडवांस लेवल पर काम करते हैं और आईसी के अंदर का कोई भी सीक्वेंस नहीं पता है, आईसी हमारी कैसे काम करती है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर आप रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, आगे समझ में नहीं आता है कि आप कैसे काम करेंगे, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की नॉलेज दी जाएगी। अब हमारे इस कोर्स में हम पढ़ाते क्या क्या हैं, तो हम यहाँ पर बेसिक नॉलेज में कंपोनेंट्स की जानकारी देते हैं, जैसे रजिस्टर हमारा क्या है, कैपेसिटर क्या है, कॉइल कैसे काम करती है, मॉसफेट क्या होता है, मॉसफेट काम कैसे करता है, हमारा क्रिस्टल कैसे काम करता है। ये सारी चीज़ें बेसिक से एडवांस लेवल तक हम आपको सिखाते हैं। प्लस बोर्नियो स्कीमेटिक की पूरी नॉलेज देते हैं, और बोर्नियो स्कीमेटिक के थ्रू ही आप अपने मदरबोर्ड में कैसे फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारे कोर्स की टाइमिंग और कितने दिन तक ये कोर्स चलेगा। एक्चुअली में ये चलेगा 30 दिन तक। हमारा ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का कोर्स है। अगर आपकी थ्योरी की क्लासेस चलेंगी तो वो सुबह 7 बजे से 8 बजे तक चलेंगी। हमारे इस कोर्स में प्रैक्टिकल भी इंक्लूड है, तो अगर प्रैक्टिकल की क्लास चलेगी तो एक दिन में शाम को 8 बजे से 9 बजे तक चलेगी। तो एक दिन में हम एक ही बार आपको पढ़ाएंगे, या तो सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, या फिर शाम को 8 बजे से 9 बजे तक। और जो भी कोर्स हमारा होगा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। वो रिकॉर्डिंग हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पर आप पैसे दे करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप उस रिकॉर्डिंग को पा सकते हैं और बाद में पढ़ करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। अब जिन लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करें या नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बता दूं कि आप इस फीस को पे करके हमारी सारी वीडियोस को ले सकते हैं, हमारी सारी वीडियोस को टेलीग्राम पर देख सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। अब हमारी ये फीस, जो अभी ये कोर्स चल रहा है, इसकी फीस मात्र और मात्र 500 रुपये प्लस जीएसटी रहेगी। अब ये इन फ्यूचर यही प्राइस रहेगा नई बैच में, या फिर थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि उस पर नए कोर्स में हम और भी एडवांस लेवल के कुछ टिप्स और टिप उसमें ऐड करने वाले हैं। तो गाइज, हमारा एक सपोर्ट ग्रुप है जो कि जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप है, सब अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। जो हमारे अनुभवी स्टूडेंट हैं वहाँ पे उसका रिप्लाई देते हैं, और अगर किसी का रिप्लाई नहीं मिलता है तो मैं भी वहाँ पर आपको सपोर्ट करता हूँ, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हूँ। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ग्रुप का जो है लिंक है, आप वहाँ से जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जरा हम वीडियो देख के जरा और सीख लेते हैं कि भाई कैसा है क्या अरे कभी है कभी कि नहीं। भूल जाते हैं, ये सब चीज़ें चालू ठीक है करनी सर, पड़ती हम हैं। आपको याद दिलाते करेंगे। ठीक है, आपसे याद दिला दिया करो कि सर अब क्लास चालू करने जा रहे हो तो रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं हाँ है। सर, दो बिल्कुल चार बिल्कुल। लोगों के ऊपर जिम्मेदारी अपना याद दिला दिया करो। हाँ क्योंकि सर, फिर बिल्कुल कभी बिल्कुल। को जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बात करते करते फिर याद आता है कि यार चलो अब स्टार्ट करें। हाँ स्टार्ट हाँ, कर देते हैं वही डायरेक्ट, उसके बाद बीच में मुझे याद आता है अरे यार रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही रिकॉर्डिंग है। चल रहा है। है ना, तो ऐसे में मैं ही रह जाता हूँ। हाँ सर, ठीक है ना, याद दिलाते करेंगे आपको। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। है। ठीक है। कल एक आईसी पढ़ा रहे थे, PM439। सबको लगा कि बड़ी जल्दी में है सर, तो बड़ी जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, तो आज उसको थोड़ा सा आराम से पढ़ाएंगे और समझेंगे कि PM439 में है क्या। स्क्रीन दिखना चालू हो गई है ये प्रेजेंटेशन। जी सर। जी सर, दिख रहा है। आज मुझे लग रहा है मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है। आवाज़ क्लियर आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जी सर, आ रहा है। चलिए ठीक है, बीच में अगर कोई दिक्कत आए तो बताते रहिएगा। तो PM439 रेडमी 8A के हैंडसेट पे लगी हुई है, और बहुत सारे हैंडसेट हैं जिस पे ये लग के आती है। हम उन्हीं आईसीज को पढ़ा रहे हैं जो
पॉपुलर हैंडसेट में लग के आ रही हैं, यानी कि जो रेडमीज के फ़ोन थे उनमें बहुत सारे हैंडसेट थे जिनमें ये आईसी लग के आ रही है। तो अब तो नहीं आ रही है, पुराने हैंडसेट थे तो उसमें लग के आ रही थी, अब तो और भी अपडेट मॉडल आ चुके हैं, सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। तो लेकिन क्या है ना कि आवाज़ नहीं आ रहा है। किसको आवाज़ नहीं आ रहा है भाई? सबको आ रहा है ना? सबको आ रहा है आवाज़? मेरी आवाज़ सबको मिल रही है? हाँ जी सर, सर, आवाज आ रहा बिल्कुल। है। तो फिर भाई जिसको आवाज़ नहीं आ रही है वो अपना नेटवर्क चेक करें, इंटरनेट का इशू होगा वहाँ पे। दोबारा से ज्वाइन करें, एग्जिट होके फिर एंट्री कर लें, फ्री है, चल रही है आप लोगों के लिए। पीएम 439, तो इसको समझेंगे कि ये काम कैसे करती है। हमारे मीडिया टेक में क्या था कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 कॉइल लगी थी MT6357 में, वो भी बहुत पॉपुलर आईसी थी। और यहाँ पे जो आईसी लगी हुई है पीएम 439, ये भी काफ़ी पॉपुलर आईसी है। अब थोड़ा सा बोर्नियो स्कीमेटिक में आपको दिखा दूं कि ये जो है आईसी दिखती कैसे है और इसके आसपास का स्ट्रक्चर हमें देखने को कैसे मिलता है। तो ये आईसी आप लोगों को दिख रही है? बस अनम्यूट करके हाँ बोल दो, फिर म्यूट लगा लो, ऐसे में बोल दिया करो। हाँ सर। ठीक जी है। सर। देखिए यहाँ पे मीडिया टेक 6357 में हमने देखा था 5 कॉइल लगी थी। उनका डायरेक्शन क्या था कि इधर होता था नोज कट, जैसे रेडमी 9A में यहाँ पे नोज कट था इस जगह पे, और उसके बाद 1 2 3 4 और ऐसे एक 5 कॉइल लगी हुई थी। तो इस साइड वाली जो आईसी थी वो VPA APT थी, उस पर वोल्टेज नहीं बनता था जब फ़ोन हमारा ऑफ होता था। लेकिन जैसे ही ऑन करते थे, सिम लगाते थे, तो उस पर एक VPA APT यानी VPA का वोल्टेज बन जाता था, वोल्टेज फॉर PA, और जो कि 4G आईसी को जाता है। उसके बाद इन 3 कॉइल पे वोल्टेज मिलता है, और हमारी एक ये कॉइल लगी होती थी, ये 2.0 वोल्ट की, यानी VS1 हायर LDO बोलते थे, और उस पे वोल्टेज बनता था मीडियाटेक 6357 में। लेकिन अभी ये 5 कॉइल तो लगी हैं, 2 कॉइल यहाँ पे बढ़ चुकी हैं। अब इन दोनों का मतलब क्या है, और ये पूरे 7 के 7 कॉइल क्या काम करते हैं, और मीडियाटेक 6357 CRV या MRV या 6358 में तो लगभग लगभग मैच करेगा। 6357 और 439 में डिफरेंस क्या है, दोनों अलग अलग कैसे काम करती हैं? काम करती हैं दोनों अलग अलग, लेकिन हमारा जो CPU रिसीव करता है वहाँ पे मीडियाटेक वाला और यहाँ पे क्वालकॉम वाला CPU की वर्किंग सेम है, बस पावर आईसी का सीक्वेंस यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो समझते हैं इसको। हम पूरे पहले 7 के 7 कॉइल का स्ट्रक्चर समझेंगे कि ये 7 कॉइलें कैसे काम करती हैं, और हमारी ये पावर आईसी का बूट सीक्वेंस क्या है, पहले क्या बनता है, फिर क्या बनता है, फिर क्या बनता है। अब डाटा शीट इसकी अवेलेबल नहीं है, तो हम उसी थ्योरी को लेकर के चलेंगे जिसपे अभी तक हमने काम किया है। हमने जो 6357 और 6358 का बूट सीक्वेंस पढ़ा था, वहाँ पे मैंने पढ़ा है कि हायर LDO बनता है, फिर लोअर LDO बनता है। एक्चुअली में डाटा शीट में लिखा हुआ है पहले लोअर बनता है, फिर हाई बनता है। लेकिन एक चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर आ गया होगा कि लोअर हायर दोनों बनेंगे तभी आगे हमारे VLDO बनना शुरू होंगे। तो वो दिमाग में बिठा लीजिएगा। मैंने बताया सीक्वेंस में थोड़ा चेंज है मेरे बताने में और आईसी के डाटा शीट में, लेकिन वर्किंग वही है कि ये इतने मिली सेकंड में बन जाता है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कौन पहले आया। अगर आप सोचो कि मल्टीमीटर VS1 में बनने से पहले हम रख लें मल्टीमीटर, और जितने टाइम में उठा के आप VS2 पे रखोगे उससे पहले वो वोल्टेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप हाथ नहीं उठा पाओगे, उसके पहले वोल्टेज बन जाता है, तो चेक नहीं कर पाओगे कौन पहले बना कौन बाद में बना। ठीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि VS1 कहाँ पे बनता है और हमारा VS2 कहाँ पे बनता है। अब इसको पहले हम जो मैंने अपना डिज़ाइन बनाया है पहले उस पे समझ लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हर एक कॉइल का और इसका फीडबैक कैसे आता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। आज हम पढ़ेंगे खाली बक कंट्रोल, क्योंकि इसको आपके दिमाग तक समझाने के लिए 2 दिन चाहिए। आज बक कंट्रोल समझेंगे, और इसका हो सकता है टाइम मिले तो VLDO भी समझ लेंगे। उसके बाद इसमें हमारा जो है बाकी चीज़ें कैसे काम करती है इस आईसी में हम और भी डीप जाएँगे, डीपली समझेंगे इसको। इसीलिए मैंने सोचा था कि कल इसका जो मेन है पार्ट उसको पढ़ा दूँ, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी 6357 और 6358 में पढ़ लिया था। आपको लग रहा था जल्दबाजी है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है जल्दबाजी है, आप लोग छुट्टी दे रहे हो मुझे, मैं निकलता हूँ यहाँ से, भाग लेता हूँ। तो ठीक है गाइज, सबसे पहले इस डिज़ाइन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है मुझे जल्दबाजी इस चीज़ की है कि जो अभी नहीं पढ़ाया वो ना रह जाए। बाकी बूट सीक्वेंस सबके दिमाग में आ गया होगा कि हमारी आईसी वर्क कैसे करती है। तो यहाँ पे PM 439 का बूट सीक्वेंस मैंने डिज़ाइन किया हुआ है कि ये कैसे काम करता है। तो 3 चीज़ें ले ली आप यहाँ पे। PM 439 आईसी है, CPU है, eMMC है। अब उसके बाद हमारा VPH इस पे इन होता है। सबको पता है पावर आईसी में, अब जितने लोग पढ़ रहे थे शुरुआत से उनको सबको पता हो गया होगा कि हमारा VPH पावर आईसी में इन कैसे होता है। ये आपको देखने को एनिमेशन में देखने को मिल रहा होगा कि जैसे कल बताया था कि हर एक कैप जितनी कॉइल लगी होंगी, यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे इस पे दिखा दूं जितनी कॉइल हमारी लगी हैं, जैसे कि ये कॉइल लगी है उतने ही कैप लगे हैं इनके आसपास, और ये सारे VPH कैप हैं। इन कैप पे एक साइड में वोल्टेज आएगा, इस साइड में आएगा और अंदर चला जाएगा, इस साइड में आएगा अंदर चला जाएगा, और दूसरे साइड जो कैप लगा उसका माइनस यानी ग्राउंड आता है। और ग्राउंड भी ये नहीं है कि एक ही ग्राउंड से जोड़ दिया गया, हर एक कैप के अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग ग्राउंड दिया गया है। अगर ये कैप कहीं से शॉर्ट हुआ, मान लीजिए वाटर डैमेज हैंडसेट है और इसके नीचे से ग्राउंड भी अगर मिस हो जाता है, तो आपका वो सेक्शन का बक वोल्टेज नहीं बनेगा, और हो सकता है जब पहला ना बने
मान लीजिए VS1 बनता है या VS2 बनता है या फिर या हायर एलडीओ बनता है और लोअर एलडीओ बनता है, उसके बाद आपका कोई 0.8 बनता है और उसके बाद वाला 0.8 बनता है। तो अगर बीच में कोई 0.8 नहीं बना तो बाद वाला फिर पूरा कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पहले एक बनता है फिर एक बनता है। जैसे कोई रॉ हो, कोई लाइन हो, उसमें काफी लोग बैठे हुए हो, तो जो पहले वाला सामान उसको दी जाती है वो आगे फॉरवर्ड करता रहता है, एक दूसरे को पकड़ाता है। लेकिन अगर बीच वाला कोई सो जाए तो वो आगे वाले को फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा और पीछे वाला जंप करके आगे वाले को दे नहीं सकता है। ये रूल है पावर आईसी का। तो बीच में अगर कोई सो गया या वो काम नहीं कर रहा है तो आगे कोई भी वोल्टेज बनेगा नहीं, वहीं से सीक्वेंस रह जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे जितनी इंपॉर्टेंस आपके उसकी है वीपीएच की, उतनी ही इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपके ग्राउंड की भी है, जो हर एक कैप में अलग अलग जाता है। अब होता क्या है कि कभी कभी जैसे पानी गया है आपके हैंडसेट पे, पानी गया है और पानी जाने के बाद मान लीजिए ये कैप हमने निकाल दिया, हमने यहाँ पे शॉर्टिंग, यहाँ पे जब चेक किया तो सारे कैप शॉर्ट दिखा रहे थे, तो हमने वीपीएच पे वोल्टेज इन किया। अधिकतर होता है वीपीएच पे यहाँ पे वोल्टेज इन किया और इन करने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही इन किया और इन करने के बाद यहाँ पे जो है एक कैप हीट हुआ, ये वाला कैप मान लीजिए हीट हुआ, तो हमने इस पे रोजिन डाला था तो ये हीट हुआ, तो हमने इसको उखाड़ दिया। उखाड़ने का तरीका ये था कि ज्यादा तेजी से उखाड़ा तो नीचे से क्या हो गया, इसका ग्राउंड हो गया मिस, यहाँ से नीचे से ग्राउंड मिस हो गया। तो अब यहाँ पे जो सेक्शन बना हुआ था ना उस पर नेगेटिव जाना बंद हो गया। तो मैंने अभी जल्दी एक हैंडसेट देखा, उस पे जो है VS2 तक का वोल्टेज दिखा रहा था 2.0, लेकिन एक 0.8 भी दिखा रहा था 0.8, लेकिन उसके आगे के कोई वोल्टेज नहीं बन रहे थे। तो उस पे जब ध्यान से चेक किया तो यही मैंने किया था कि यहाँ पे इसको उखाड़ा और नीचे से ग्राउंड मिस हो गया। तो जब ध्यान से देखा कि यार वहाँ पे ग्राउंड तो मिस हुआ, तो मैंने किया क्या, यहाँ से देखो ये वाली जो लाइन दिख रही है, मान लीजिए इसी तरह पावर में भी दिखता है, दिखा दूं आपको। ये पावर आईसी लगी हुई है हमारे, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, माइक्रोस्कोप में देखोगे तो यहाँ से नीचे से एक लाइन दिखाई देती है यहाँ से, और वो ग्राउंड ग्राउंड जाती है। तो मैंने उस पे जब चेक किया तो वहाँ पे ग्राउंड नहीं, बीप नहीं कर रहा था। तो ग्राउंड से जोड़ दिया, आगे के वोल्टेज बनना शुरू हो गया, सीक्वेंस पूरा हो गया। अब मुझे ये लगा था, काफी लोगों को ये लगेगा पावर आईसी खराब हो गई है, तो पावर आईसी नहीं खराब हुई थी, वहाँ पे खाली ग्राउंड मिसिंग हुआ था। और सबसे पहले तो यहाँ पे शॉर्टिंग थी, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन होता है यार, पहले शॉर्टिंग थी, पानी गया, फिर पावर खराब हो गई। तो एक एक चीज को ध्यान से देखना भी है। मैंने क्या बोला था, डेड हैंडसेट आया, कोई भी हैंडसेट आया, पहले मदरबोर्ड को खोलो, उसको अच्छे से आई टेस्टिंग करो, अपनी आंखों से अच्छे से देखो चारों तरफ, कहीं कोई कुछ जला तो नहीं है, कहीं कोई कुछ टूटा तो नहीं है। आई टेस्टिंग करने के बाद ही आपको आगे काम करना है, जो हमेशा हर एक प्रेजेंटेशन में बताता रहता हूँ, ठीक है। अब देखिए सारे सेक्शन के लिए यहाँ पे हमारा वीपीएच और ग्राउंड इन हुआ। अब इसके बाद पावर आईसी अपना वोल्टेज बनाना शुरू करेगी। सबसे पहले वोल्टेज मैंने फिर वही बताया और वही दिमाग में रखिएगा जो शुरू से पढ़ते आ रहे हो। एक वोल्टेज बनेगा यहाँ पे S4 के नाम से 2.05, इसको बोलते हैं हायर एलडीओ। दो टाइप के वोल्टेज होते हैं पावर आईसी जो प्रोड्यूस करती है। अब डबल पावर आईसी में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, हम उसको भी पढ़ेंगे कि डबल पावर आईसी में क्या क्या बदलाव हुए हैं। लेकिन एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना यार, वहां पे सोचा कि यार एक आईसी ये लगी हुई है, एक आईसी पास में और लगा दी, और कई ऐसे ऐसे हैंडसेट हैं जिनमें तीन तीन चार चार पावर आईसी लग के आ रही हैं। तो वहां पे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि यार डबल आईसी का तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक आप सिंगल आईसी का नहीं समझ पाओगे ना, वहां डबल आईसी का बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। वहां पे होता क्या है कि जैसे सीपीयू है, इसको सीपीयू तो एक ही लगा है, अब एक सीपीयू को दो पावर आईसी मिलके वोल्टेज दे रहे हैं, बस यही है वहां पे। तो एक जो आप अभी तक आपने पढ़ा है ना कि एक आईसी हमारी क्या क्या बनाती है और सीपीयू को देती है, वहां पे उन्होंने क्या किया, दो आईसी से अलग अलग काम करवा लिया। यहाँ पे 4 वोल्टेज बनाए, वहां पे वो 8 वोल्टेज बना रहे हैं, 4 इससे बनाए और 4 दूसरी आईसी से। अब भाई हाई प्रोसेसर लगा दिया है, हाई वोल्टेज भी चाहिए उसको, ज्यादा काम करवा रहे हैं, ज्यादा एप्लीकेशन रन करवा रहे हैं, ज्यादा स्पीड बढ़ा दी है, सारी चीजें ज्यादा ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है सीपीयू को वोल्टेजेस भी, इनपुट भी ज्यादा चाहिए, उसको डाटा भी ज्यादा कलेक्ट करना है, फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा चाहिए। तो इसलिए सारी चीजें वहां पे बना दिया, अलग से क्रिस्टल लगा दिया, एक क्रिस्टल नेटवर्क के लिए बना दिया, एक क्रिस्टल सीपीयू को फ्रिक्वेंसी देने के लिए बना दिया। यहाँ पे अभी हम जो पढ़ रहे हैं वहां पे क्या है कि क्रिस्टल है, वो नेटवर्क की फ्रिक्वेंसी भी जनरेट कर रहा है, डेड के लिए भी सीपीयू को भी फ्रिक्वेंसी दे रहा है पावर के थ्रू। तो ये सारी चीजें जो है वहां पे आगे जाके चेंज हुई हैं, लेकिन चेंज इस तरीके से नहीं हुई कि आपके समझ में कुछ ना आए। आप अगर इस वाले एरिया को पढ़ के जाएंगे वहां पे तो आसानी से उसको रिपेयर कर पाएंगे। वहां पे कुछ नया नहीं है, एक आईसी जो यहाँ पे काम कर रही है वही एक आईसी सेम टू सेम वहां पे भी काम कर रही है, बस थोड़े से चेंजेस हुए हैं। तो वहां भी हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ बनता है, बस डिफरेंस ये हो जाता है कि एक बना देती है HLDO, एक बनाती है HLDO और दूसरी बना देती है LLDO, बस यही अंतर है। और इसका HLDO और उसका LLDO दोनों मिला के फिर बनती है खिचड़ी, और वो खिचड़ी बन के सब जगह जाती है। यही समझना है कि दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एलडीओ बनते हैं। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है, थोड़ा बता दूं इसको कि अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। वहाँ सेकंड मतलब डबल पावर आईसी में क्या होता है, वहां पे क्या होता है, एक बना, जैसे इसका ले लिया, ये बगल में समझ लो, ये बगल में दूसरी पावर लगी हुई है, इसने बनाया HLDO और इसने बना दिया LLDO। अब क्या हुआ, इसका HLDO उठा लिया, इसका LLDO उठा लिया, और इसी आईसी के अंदर किसी एक में इसने अपने अंदर इन किया और इससे उठा लिया, अंदर कर दिया। और यहाँ से करने के बाद फिर
एलडीओ बनना चालू हुए। तो कुछ एलडीओ इसने बनाए और कुछ एलडीओ फिर इसने क्या किया, इसका 2.0 इधर ले लिया और इसका अंदर तो ही नहीं हो रहा था, इसके अंदर एलडीओ कुछ बने और बनने के बाद अलग अलग सेक्शन में चले गए। मान लीजिए इसने बनाया तो इसने नेटवर्क को दे दिया, तो इसने बनाया तो इसने लाइट ग्राफिक को दे दिया। कुछ इस तरीके से काम करते हैं वहाँ पे। इसने ब्लूटूथ वाईफाई को दे दिया। बस मतलब पार्ट बांट दिया गया, काम बांट दिया गया, अलग अलग डिवीजन बना दिए गए, भैया तुम इतने सेक्शन पे काम करोगे, मैं इतने सेक्शन पे काम करूंगा। बस ये होता है। जैसे एक कोई ऑफिस है तो पहले एक मैनेजर था तो उसको एक ही काम करना था, फिर 2 मैनेजर रखे गए तो उसको डिपार्टमेंट दे दिया गया, तुम इतना डिपार्टमेंट संभालोगे, मैं इतना डिपार्टमेंट संभालूंगा। तो यही डिफरेंस है वहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो वोल्टेज बनता है वो हम फिर मान के चलते हैं हमारा HLDO बनता है। हम अपने यही सीक्वेंस पे चलेंगे, डाटा शीट के हिसाब से यहाँ पे चल भी सकते हो। मान लो ये बाद में बना, लोअर एलडीओ पहले बना, तो यहाँ पे 2.05 बनता है सबसे पहले, और बनने के बाद क्या होता है, ये इसी के अंदर इन होता है। अब क्यों होता है आप जान चुके हो कि क्यों होता है, लेकिन हम बताएंगे क्यों होता है। उसके बाद दूसरा एक एलडीओ का वोल्टेज बनता है, लोअर एलडीओ, और 1.25 देखने को मिलेगा, यानी कि 1.3 तक चेक कर सकते हो इसको, 2.05 इसको चेक कर सकते हो। और ये भी इसी पावर आईसी के अंदर इन होता है, और आगे भी जहां जाता है मैं बताऊंगा उसको। उसके बाद जो है हमारे अदर वोल्टेजेस बनते हैं, और कहाँ जाते हैं, एक वोल्टेज बनता है वीडीडी कोर, सीपीयू के लिए जाता है। कोर वोल्टेज सबको पता है, पीछे हमने पढ़ा है इसको भी। एक एमईएम का नया वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलेगा 0.9 वोल्ट, और ये भी सीपीयू में कुछ इन सब चीज़ों के लिए काम करने के लिए जाता है। और यहाँ पे इसका वोल्टेज थोड़ा सा चेंज हुआ है, 0.9 वोल्ट तक आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो हमारा अगला वोल्टेज, यहाँ पे एक नई चीज़ आपको देखने को मिली होगी, कल बता चुका हूँ कल की क्लास में, कि एक सीपीयू को हाई एम्पियर की ज़रूरत थी अपने एप्लीकेशन को रन करवाने के लिए। बहुत सारे एप्लीकेशन इस पे पहले से डाल दिए गए हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डाल दी गई हैं, तो उनको और तेज़ी से चलाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए इन्होंने एक वोल्टेज बनाया, और वो वीडीडी एप्लीकेशन का वोल्टेज है। और बनाया किस तरीके से, एक ये कॉइल लगी है और एक ये कॉइल लगी है, यहाँ से दोनों का अलग अलग बन के निकला, और आगे जाके दोनों को जोड़ दिया, मर्ज कर दिया। यहाँ देख रहे हैं ना, ये लाइन आपस में जुड़ी हुई है, तो ये दोनों में आगे जाके मिल गई हैं, और यहाँ पे वोल्टेज जो चलता है 5 एम्पियर का और 0.8 का, ये जाके हमारे सीपीयू में चला जाता है। तो 2 कॉइलें ये बढ़ गई यहाँ पे। अब 2 में दरअसल पहले जो बनता था हमारी 6357 या 6358 में, तो वो 1 था। यहाँ पे इन्होंने 2 कर दिया और एक ये वोल्टेज एक्स्ट्रा कर दिया, तो यही 2 कॉइलें हैं जो यहाँ पे एक्स्ट्रा डली हुई हैं। अब एक नई चीज़, कल भी बताया था कि एक बक लाइन जो है उस पे वोल्टेज नहीं मिलेगा। वहाँ पे वीपीए वाली लाइन पे वोल्टेज नहीं मिलता था, यहाँ पे मॉडेम और इसी पे वोल्टेज नहीं मिलेगा। यानी कि कंपोनेंट में देख लो, ये वाली लाइन जो है इस पे वोल्टेज नहीं मिलेगा डेड मोड में। जब ऑन होगा, सिम लगेगा, तब मिलेगा। अब 5354 ये स्कीमेटिक में दिखा दिया ना, 53 और 54 नंबर, इन पे हमारा निकलता है VS1, ये वो VSW यानी S1 वाली लाइन, विरेज S1 वाली लाइन निकलती है। तो ये यहाँ से निकली, इस पे क्लिक करेंगे, देखो लिखा है यहाँ पे, पढ़िएगा साइड में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, कंपोनेंट नेम L1401, यानी कि हमारे क्वाइल का नाम आ गया। नीचे नेट नेम VSW S1 की लाइन है, फुटप्रिंट कितना है, 2 लिखा हुआ है। अब 2 ये इस क्वाइल का है, जबकि यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है 53 नंबर और यहाँ पे लिखा है 54 नंबर, 2 बॉल से आकर के यहाँ जुड़ गया। अब आगे क्लिक कर देंगे इस क्वाइल के आगे, तो ये दिखा देगा कि ये लाइन हमारी कहाँ चली गई। अब आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा, यहाँ से आई, इतने कैप से टच होकर के ये कहाँ गई, ये देखो ये हमारे सीपीयू में आ गई। अब लेकिन ये वहां से आई, इसके बाद इधर से जाएगा फीडबैक, यानी कि सेंस जाएगा, कि वो बताएगा कि हाँ आपने जो वोल्टेज भेजा है ना वो मुझे रिसीव हो गया, तो पावर को बताएगा। बड़ी प्रक्रिया चलती है वहां पे। जब मिलता है किसी, मान लीजिए एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पे सामान भेजनी है, और यहाँ से सामान गया, तो उधर से इन्फॉर्मेशन भी आता है, भैया मिल चुका है, ओके है, आपने जो भेजा बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे पावर आईसी को फीडबैक आता है। अब फीडबैक कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है 62 नंबर पे इनका S1 का फीडबैक आएगा, यानी सेंस आएगा, SNS लिखा है यहाँ पे, पढ़ लीजिएगा। और ये 62 नंबर पे ये एरो बना हुआ है, तो बता रहा है कि उधर से ये वापस आया है। तो वापस आया, तो इसको चेक कर लेते हैं कहाँ पे आया और कहाँ से आया। 62 नंबर को ट्रैक कर लीजिए, और ट्रैक कहाँ करना, पावर आईसी में ट्रैक कीजिए तो पता चलेगा। तो ये हम पावर आईसी के पास फिर से जाते हैं और 62 नंबर को ट्रैक करेंगे। 1 मिनट, ये फिर यहाँ तक आया, कितना 41 हो गया, 41 हो गया। उसके बाद ये हमारा नीचे मिलेगा इसके 62 नंबर, 65, 64, 63, 62, इस पे क्लिक किया। अब देखो ये क्लिक किया, तो देखो पहले इन्फॉर्मेशन साइड में आ गई लिख के, दिख रहा होगा स्क्रीन पे, SNS यानी कि वीरेज S1 0.8625, SNS यानी सेंस की लाइन है, यानी इसको मीडियाटेक में फीड FB लिखा होता है, वहाँ पे फीडबैक लिखा होता है। तो ये फीडबैक उधर से आया। अब कहाँ से आया, ये देखो दिख रहा है आपको सामने, सीपीयू के इस वाले पैड से वहां तक आया। अब ये अगर फीडबैक की लाइन मिस हो गई, तो आगे का कोई भी कार्यक्रम इनका नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। मान लीजिए यही ब्रेक हो जाए नीचे से, तो आगे के वोल्टेज नहीं बनेंगे। इसका मतलब ये होता है, जितना जरूरी जाना होता है उतना जरूरी उसका फीडबैक आना भी होता है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे केसेस में हम सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं, पावर को रिवॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।
ये पैड बहुत इतने मोटे मोटे पैड डाले जाते हैं ना लेयर्स में कि ये कभी ब्रेक नहीं होते हैं। आज तक मेरा ये सेंस वाला मामला कभी मेरे सामने नहीं आया कि मैंने किसी सेंस लाइन को ठीक किया हो। ठीक है, तो ऐसे में इसको चेक कैसे करेंगे कि भाई कोई ऑप्शन हो कि इसको चेक कैसे कर लें, सवाल आया होगा सबके दिमाग में। तो भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसको चेक करने का तरीका यही है कि आपको अगर चेक करना है तो आप पहले ये पावर आईसी उतार लो। पावर आईसी उतारने के बाद इस वाले पैड पे, ये वाला जो पैड है ना, इस पे लो जीआर, ग्राउंड रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। अगर इस पे जीआर लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी लाइन यहाँ से कनेक्ट है। अगर जीआर नहीं आया तो आप समझ लेना कि ये लाइन नीचे से कनेक्ट नहीं है। तब आपको सीपीयू को उतारना पड़ेगा और करना पड़ेगा रिवॉल्व। अब आगे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब ये वी S1 वाला है, उसके बाद जो है हमारा S2 का, इसका भी देखो सेंस वापस आया। गया कहाँ पे है, 0.8625, ये भी हमारे कहाँ गया है, सीपीयू में गया है। तो स्कीमेटिक एक साइड में खोल लो और बिटमैप से ट्रैक करते रहो, सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी हुई है, और उसके बाद जो है ये एम्पियर वगैरह तो इनकी डाटा शीट में ही मिल पाएगा। वोल्टेज यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी किसी स्कीमेटिक में वोल्टेज वगैरह कुछ भी नहीं देते हैं, तो हम वो जैसे सेम आईसी लगी है किसी दूसरे हैंडसेट पे, तो उसका स्कीमेटिक खोल लेंगे ना तो वहाँ पे वोल्टेज लिखा मिल जाएगा। कभी कभी दूसरे में नहीं मिला, तीसरे में मिल जाता है। तो वो जो बनाता है ना इंजीनियर इसको, स्कीमेटिक को, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्या क्या मेंशन किया, कितने बारीकी से सारे काम किए हैं। तो यहाँ पे ये वाली कॉइल को ट्रैक कर लेते हैं। L1402 कहाँ लगी है। अगर इसको अब चेक करना है डायरेक्टली, देखो और भी तरीके हैं पढ़ने के। L1402 को हमने कॉपी कर लिया, हम चाहें तो यहाँ भी ट्रैक कर सकते हैं, या फिर बिट मैप में जाओ, L1402 लिख दो और बगल में सर्च का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो। ये खुद ही ये दिखा देगा। ये देखो, ये ट्रिगर बन के आ गया है, ये वाला ये दिखा रहा है, यही L1402 है। अभी देखो यहाँ पे 2 पैड से निकला और क्लिक किया तो कुछ कैपेसिटर कैप लगे हैं, उनसे टच करके कहाँ चला गया, ये सीपीयू के अंदर। ठीक है, ऐसे चेक कर लोगे कि भैया ये लाइन एक बार में पता चल जाता है। बाकी स्कीमेटिक में थोड़ा सा टफ है, तो वहाँ पे समझना इसको कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया, वहाँ पे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब इसको फिर अगली कॉइल को चेक करेंगे। देखो S3, और ये S3 में L1403, इसको, इसका जो वोल्टेज है 1.25 वोल्टेज है, और L1403 इसको चेक करते हैं कि ये वाली कॉइल कहाँ गई है। तो इस पे भी सेम वही प्रक्रिया करेंगे और सर्च करेंगे। ये दिखा दिया, ये वाला। और ये कौन सी लाइन हुई है हमारी, S3 वाली, जो अभी हमने बताया है कि ये कौन सी लाइन हुई। इसको देखो, S3 का वोल्टेज हमने बताया है कि लोअर एलडीओ, नोट करते जाइएगा, ये लोअर एलडीओ है, ये बनेगा। देखो यहाँ पे ये इधर से 2 पैड से निकला, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आ गया, इसका आउट दिखा रहा है। लेकिन ये अब आगे देखो बिटमैप में कहीं दिख नहीं रहा कि ये निकला है, निकल के कहाँ गया है। तो ये आगे ये कहीं जाती हुई नहीं दिख रही। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे ही समझना होता है। बिटमैप में अगर पढ़ोगे तो ऐसे दिखेगा। देखो यहाँ से 2 पैड से निकला यहाँ पे, और फिर क्लिक किया तो ये यहाँ पे आगे कहीं लाइन नहीं दिख रही, लेकिन यही लाइन यहाँ से घूम के इसी के अंदर दिख रही है। देखो पावर आईसी के 2 पैड ये हैं, एक ये है, और उसके बाद एक ये है। इन 4 पैड पे ये जाके इन हुई है। अब अगर इसको स्कीमेटिक में देखें तो कैसे पता चलेगा, तो इस पे क्लिक कर दें, और क्लिक करने के बाद ये 3 ऑप्शन खुल के आ गए। पहला वाला तो यही दिखा देगा, ये वाला जिसपे हमने अभी क्लिक किया। दूसरा वाला वो दिखा देगा ये यहाँ पे। तो ये कहाँ दिख रहा है हमारा, वीरेज वीरेज 2, यानी कि PM439 का VLDO वाला सेक्शन, ये यहाँ पे जा करके इतने LDOs बनते हैं। अब यही चीज़ हमने 63-57 में पढ़ी थी कि अलग अलग सेक्शन के अलग अलग वोल्टेज बनते हैं। यहाँ पे भी सेम वही प्रक्रिया चल रही है। वीरेज S3 कल समझेंगे इसको, नहीं आज कंफ्यूज हो जाओगे, कल के लिए छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे ये वोल्टेज बना और उसी पावर आईसी के अंदर इन हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे 2.0, भाई किसी का अनम्यूट हुआ है, किसी का अनम्यूट हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर चलते हैं स्कीमेटिक में, 1 मिनट। यहाँ पे ये 2.0 वाला, इस पे डबल क्लिक करते हैं, या फिर इसकी कॉइल को कॉपी कर लेते हैं। पहले बिटमैप में देखते हैं कि कैसे चल जाता है, कहाँ कहाँ जाता है। इसको यहाँ पे लिखेंगे और सर्च कर देंगे। सर्च करेंगे ना तो ये सामने खुल के आ गया। अब यही हमारा हायर एलडीओ है जो खुल के आया। ट्रिगर देखो ये बन के आता है, इसको ध्यान देते रहना, ये कहाँ कहाँ बनता है। तो ये जो है ना, देखो हमने वहाँ क्लिक किया था, वो अभी भी चल रहा है, लेकिन ये सर्च किया तो ट्रिगर यहाँ पे आ गया, यानी कि ये वाली कॉइल हमारी हायर एलडीओ की है। एक साइड पे क्लिक करेंगे, देखो 2 बॉल से निकला है, और दूसरी साइड पे क्लिक करेंगे तो ये भी कहीं आपको जाता हुआ नहीं दिखेगा। ये यहाँ वापस इन हुआ है और इसी के अंदर से आउट होकर के कहीं दूसरी जगह भी गया। अब दूसरी जगह कहाँ गया है इसको कल समझेंगे, खाली ये देख लो गया है, ये यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसके पास गया और दूसरी जगह से क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ गया है, ये कहाँ का वोल्टेज बनाता है, क्या बनाता है। कैमरा के लिए एलडीओज बनते हैं, ठीक है, और वो एलडीओज बन के हमारे सीपीयू को भी जाता है। तो ये था VS2। इसको इस तरीके से चेक किया तो इसके अंदर भी इन हुआ और बाहर भी चला गया। जहाँ पे इसको जाना था वो हम कल बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ इसको ट्रैक कर सकते हो, और भी क्या चीज़ें ये जा करके इनेबल करता है और कैसे कैसे करता है। ठीक, अभी इसके आगे बढ़ते हैं। अभी हमको सिर्फ देखना था क्या कि यहाँ पे लिखा है VEF
ये तो इसका हो गया फीडबैक। और वी रेज S5S6 0.8625 वोल्टेज तो उतना ही है जो एक कॉइल बनाती थी, और यहाँ पे दो दो मिलके बना रहे हैं, तो क्या वोल्टेज बढ़ेगा? वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा इसका एम्पियर, एम्पियर बढ़ेगा। इस पे देखो, इस कॉइल को 1405 को और 1406 को किसी एक को उठा लेते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने बता दिया तो वो तो याद हो गया, ठीक है सर ने दे दिया। अब कोई ऐसी आईसी है जिसको आपको खुद से ट्रैक करना है कैसे क्या क्या काम होता है उस पर, तो मैंने यही स्कीमेटिक देखा तो मुझे पता चला ना कि ये कॉइल और ये कॉइल आपस में जुड़ी हुई है, इस तरीके से जुड़ी हुई है। तो जैसे ही एक कॉइल किसी एक का नंबर कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद उठा के डालिए बिटमैप पे, बिटमैप पे डाल के सर्च कर लीजिए, तो यहाँ पे दो कॉइलें आ जाएंगी सामने, एक आएगी और दूसरी अपने आप पता चल जाएगी आपको। देखो ये, अब इस पे क्लिक किया तो ये वाली कॉइल यहाँ से जुड़ी है, ठीक है। अब आगे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या दिखा, ये और ये आपस में मर्ज है, दोनों जुड़ी हुई है, इसकी लाइन जुड़ी है। लेकिन इस पे क्लिक किया तो ये भी अलग वोल्टेज बनाती है, अलग आउट हुआ, यहाँ से आईसी से आउट हुआ, यहाँ भी अलग ही आउट हुआ, लेकिन आगे दोनों ने अपने आप को जोड़ दिया। अब जब जैसे आपके पास मदरबोर्ड रखा है, तो अब मदरबोर्ड पे अगर आप अपना प्रॉप्स उठाओगे और इस साइड पे रखोगे तो सेम जी आर आएगा, और इस साइड पे रखोगे तो भी सेम जी आर आएगा, क्योंकि क्वाइल है, क्वाइल इंटरनली जुड़ी होती है। सिर्फ वायर घूम के एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, बस वही होता है जैसे हमारे पंखे की क्वाइल काम करती है। दोनों जैसे रिंगर होता है ना स्पीकर, आप मल्टीमीटर का बजर मोड लगा के उस पर रखोगे तो बीप करेगा, क्योंकि अंदर से जुड़ा हुआ होता है। तो आप बोलोगे यार अंदर तो तार शॉर्ट है तो कैसे कोई लाइन चल सकती है उस पर, लेकिन वो क्वाइल का स्ट्रक्चर, अंदर क्वाइल घूम घूम के डाला गया, घुमा के वायर, इसलिए। और वहां पे जब घुमा के डाला गया तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वो बूस्ट करती है उसको, आगे वोल्टेज को बढ़ाती है मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से। वही सेम चीज यहाँ भी है, आप यहाँ पे रखोगे तो जी आर आएगा दोनों का साथ में, क्योंकि जुड़ा हुआ है। लेकिन इस साइड पे भी दोनों का सेम जी आर आएगा, क्योंकि इंटरनली ये जुड़ी हुई है। तो इस साइड से जो है, देखो इस साइड पे क्लिक करोगे तो यहाँ ये अलग दिखेगी, यहाँ क्लिक करोगे अलग दिखेगी, निकाल लोगे ना इसको तो यहाँ तो मर्ज दिखेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग हो जाएंगे। दोनों को निकाल के देखना, यहाँ बीप नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे बीप आएगा, क्योंकि यहीं से जोड़ दिया गया दोनों को। और दोनों को कहाँ भेजा गया, इनके वोल्टेजेस को भी सीपीयू में भेजा गया है, यहाँ पे आके सीपीयू में गया। तो इस तरीके से हमारा जो है ये PM439 काम करती है। उसके बाद देखिए एक ये सेम टू सेम वैसे ही ढूंढ सकते हो इसको, वीरेज S7, और इसका भी फीडबैक आएगा, S5S6 का भी फीडबैक आएगा। देखो सबके लिए फीडबैक जरूरी है, मैंने बताया अगर वहां से वापस में इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तो उसके बाद का जो वोल्टेज है सीक्वेंस में है वो नहीं बनेगा, और वो नहीं बनेगा तो फोन ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, अगर इसको बैठ के एक एक चीजें सर्च करोगे किसी डेड फोन में तो बहुत टाइम लगेगा आपको उस फोन को बनाने में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि काम होता कैसे है, अगर बनाना ही है तो फिर आप बनाओगे उसको, मेहनत करोगे, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप चेक करोगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, जो पढ़ाया है वो पूरा का पूरा दिमाग में आया होगा अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, मन से। तो बताइए सुमन दास जी, क्या पूछना है? सर बोल रहे कि वो जो मीडियाटेक के नोट्स पॉइंट के उल्टे साइड में जो फॉइल थे वो हायर एलडीओ था, इसको हायर एलडीओ कहाँ पे कैसे दिए? देखिए इस पे कहीं पे फिक्स नहीं होता, वो तो इंजीनियर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कॉइल को कहाँ रखे। अब अगर आपने डिजाइन देख के काम किया तो मैं सोचता हूँ कि आप अच्छा पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि अब तो इतना इजी हो गया है आपको हर चीज को ढूंढ लेना आसानी से, क्योंकि स्कीमेटिक के थ्रू आप ढूंढ सकते हो उसको, बिटमैप के थ्रू आप उसको ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे आप वो वाली थ्योरी जो बेसिक थी उसको आप बिल्कुल भूल जाइए। वहां पे मैंने एक ऑप्शन दे दिया था कि फास्ट वे से आप कैसे पता कर सकते हो कि हमारा VS1 किधर है। लेकिन यहाँ पे अब तो 3-4 आईसी पढ़ चुके हो, तो अब वो वाला दिमाग से हटाओ, अब आप एडवांस लेवल पे आ चुके हो, तो यहाँ पे वो चीजें नहीं पता कर, उस तरीके से नहीं काम करना कि डीसी मशीन में कितनी रीडिंग आ रही है इसके हिसाब से हम काम करें। अब तो वोल्टेजेस चेक करना आ गया है ना, कि कितने वोल्टेजेस कहाँ बनते हैं और किस तरीके से, अगर स्टेबल हैं सारे ओके हैं तो फिर आगे सीपीयू एमएमसी पे जाते हैं। सीपीयू एमएमसी का चेक करने का तरीका मैंने बता दिया। सबसे लास्ट में डीसी रीडिंग पे जाइए, अगर वोल्टेज बन रहे हैं, सारे बन रहे हैं सीपीयू के, उसके बाद फिर डीसी पे लगाया और क्या हुआ, वोल्टेज स्टक हो गए, और स्टक होने के बाद फिर क्या रीडिंग आएगी, कोई बताएगा उस पर प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है? अब इसके लिए मैंने सवाल पूछा, हैंड रेज कीजिए और बताइए कौन अच्छे से बता सकता है कोई ऐसा पर्सन इतना पढ़ने के बाद जो बता पाए? मान लीजिए इतने सारी सर चीजें चेक की, PM439 को आपने चेक किया और रीडिंग आ गई, फिर उसके बाद फिर आपको पता चला कि भाई पावर तो वर्किंग में है, पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे वोल्टेज बन रहे हैं और स्टेबल भी है, ठीक है, लगभग लगभग एलडीओ भी 4-5 चेक कर लिए, सब पे वोल्टेज ओके है, 1.8 भी चेक कर लिया, वो भी ओके है, वो उसका भी स्टेबल है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? साहिद जी बताइए, आपको पता है तो बताइए, कैसे डीसी पे लगाया और जा करके स्टक हो गया वोल्टेज, 120-30 तक गया, फिर वापस आके 88 पे स्टक हो गया, तो कहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है? तो सर इसमें तो सीपीयू हो सकते हैं, और सीपीयू हो सकते हैं। एमएमसी सीपीयू और लाइनों का अगर लाइनों में भी इसमें डिस्कनेक्ट रहेगा तब भी बताएगा, सीपीयू खराब होगा तो ये ऐसे ही कुछ बताएगा, देखिए है तो लाइनों का फेल। हाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या है थोड़ा सा समझो, जो वोल्टेज जाता है आगे बढ़ के स्टक होता है, उसका रीजन क्या होता है? किसी ने रीजन नहीं सोचा होगा आज तक कि रीजन होता क्या है। देखिए सबसे पहले बूट सीक्वेंस में क्या आता है, हमारी पावर आईसी का मतलब हमारे फोन में पहले सबसे पहले बनता है VPH।
वीपीएस के बाद फिर वीपीएस जाता है पावर आईसी में, तो दूसरा स्टेप चालू होता है, हमारी आईसी बनाती है बक वोल्टेज। ठीक है, दूसरे स्टेप के बाद तीसरी बूटिंग होती है और हमारा सीपीयू क्या होता है, ऑन होता है। और फिर जब सीपीयू ऑन होता है तो उसको डाटा चाहिए, डाटा लेता कहाँ है, वो बगल में लगे हुए स्टोरेज से, जहाँ पे सारी चीजें गोदाम पड़ा हुआ है, वहाँ पे सब भरा हुआ है, बस उसको उठा उठा के लेना है। तो वो चौथा स्टेप हो गया। ठीक है, अब इन चार देखो, एक स्लाइड ले लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर इसको समझोगे तभी समझ पाओगे कि एक्चुअली में वर्क होता कैसे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फिर उसके बाद बूटिंग क्या होती है, और यही चीज रीड करती है कौन, हमारी डीसी मशीन, यही चीजें रीड करती है। और इसी में काफी लोगों को समझ में नहीं आता कि काम कैसे होना। देखिए, एक मैंने यहाँ पे ले लिया है छोटी सी आईसी, इसको बोलते हैं डीसी का नाम दे दिया। उसके बाद दूसरी हमारी एक आईसी है, ये हमारी है पावर। ठीक है, तीसरी हमारी आईसी है वो है सीपीयू, और चौथा हमारा हो गया स्टोरेज, इसको हमने एस का नाम दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हुआ, यहाँ से इसने अपना कुछ दिया, जो भी दिया, क्या दिया, वीपीएस दिया। और वीपीएस देने के बाद इसने अलग 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 वोल्टेज बना करके किसको दिया, सीपीयू को। सीपीयू ऑन हुआ, बटन, फिर बटन दबाए हो आप, ट्रिगर किया तो वीपीएस बन गया। फिर नंबरिंग बढ़ी, और नंबर बढ़ने के बाद पावर पे गए, तो वहां पे और आपका डीसी मशीन कंजप्शन करेगी ना, वोल्टेज और बढ़ाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंजप्शन बढ़ चुका है, पावर तो कंजप्शन और बढ़ा, तो फिर सीपीयू ऑन हुआ। सीपीयू ऑन होने के बाद फिर और कंजप्शन बढ़ा, यानी कि आपकी डीसी रीडिंग पहुंच गई 100 के ऊपर। अब 100 के ऊपर कितना, 10 20 30 ऐसे गया। उसके बाद आपका सीपीयू ऑन हुआ, इसने डाटा लेना चालू कर दिया, किससे, ईएमएमसी से। लेकिन खुदा ना खास्ता आपकी ईएमएमसी से डाटा नहीं मिल पाया इसको, लेकिन सीपीयू तो ऑन हो चुका है, तो अब कैसे, बंद तो हो नहीं सकता कि कोई हमने बटन दबाई और सीपीयू बंद हो जाए। तो वो कंटिन्यूअस इससे डाटा मांगता रहेगा, और ये डाटा देगी नहीं, तो ये कहाँ हो जाए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हैंग। ये हैंग हो जाएगा, लटक जाएगा, और वही रीडिंग आपकी कहाँ जाती है, डीसी मशीन पे। तो अब ये जरूरी नहीं है कि आपको इसको उखाड़ ही देना है। कस्टमर से पूछना, भैया प्रॉब्लम कैसे आई थी। सबसे पहले तो हम काम कहाँ करेंगे, वीओसी पे। कस्टमर ने बताया, बस बात कर रहे थे, गेम खेल रहे थे, गेम खेलते खेलते अचानक से बंद हो गया, हैंग हुआ। उसके बाद मैंने ऑफ किया, ऑफ हुआ तो दोबारा ऑन ही नहीं हुआ। तो यानी कि इसका डाटा करप्ट हो गया। डाटा करप्ट हो गया तो सीपीयू को देगा कैसे, ऐसे में भेजो प्रोग्रामिंग पे। क्या होगा, फ्लैश करो, प्रोग्राम करो, इसके अंदर कैसे भी करके, या इस पे छेद बनाओ, ऊपर से पानी में मिक्स करके डाटा भर दो, कुछ तो प्रक्रिया करोगे। तो वही होता है हमारा फ्लैशिंग और प्रोग्रामिंग। भाई उसी से डाटा भरना है इसके अंदर। अब डाटा भर गया तो सीपीयू को मिल गया, सीपीयू ने क्या किया, ट्रिगर करके फोन को ऑन कर दिया, खुद ऑन हुआ, इससे डाटा मिला, फोन डिस्प्ले कर दिया वहां पे। लेकिन एक प्रॉब्लम और हो सकती है, वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, फिर से दिखाता हूँ, इसको दोबारा से ड्रॉ कर लूँ। देखिए, यहाँ पे फिर एस ले लिया, यही है। अब इसको वोल्टेज मिलते हैं, जो भी वोल्टेज मिलते हैं आगे पढ़ेंगे, लेकिन वोल्टेज कहाँ से आते हैं, देने वाला कौन होता है, अनम्यूट करो, बोलो फट से, कौन देता है इसको पावर 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 देगी। और ठीक है, पावर आईसी देगी। अब खुदा न खास्ता सीपीयू को सारे वोल्टेज जा रहे हैं, लेकिन पावर को वोल्टेज, ये लाइन कहीं से ड्रॉप हो गई। फोन पूछा कस्टमर से, फिर काम किया वीओसी, भैया चल रहा था सब कुछ, अभी गिर गया, बस गिरने के बाद अभी बंद हुआ है, बाकी सारी चीजें ओके है, हमारा फोन बिल्कुल ठीक है, बस ऑन नहीं हो रहा है। यही तो बोलता है कस्टमर, सब ओके है, अभी जी बात सर। कर रहा हूँ 2 मिनट पहले, इस पे ज्यादा कुछ खराब नहीं हुआ है, सब कुछ ओके है, बस खाली ऑन नहीं हो रहा है। यही प्रॉब्लम है इसकी। तो ये कहीं से मान लीजिए कट गया, तो कटा तो इसको क्या नहीं मिला, वोल्टेज नहीं मिला। वोल्टेज नहीं मिला तो इसको भी वोल्टेज चाहिए भैया ऑन होने के लिए। जब ऑन नहीं होगा तो क्या नहीं देगा, डाटा नहीं देगा सीपीयू को, सीपीयू इससे बातचीत नहीं कर पाएगा। और जब बातचीत नहीं कर पाएगा तो फिर क्या रीडिंग आएगी, हैंग, फिर हो जाएगा हैंग डीसी मशीन पे। रीजन ये है। अब तीसरी चीज क्या है भाई, पावर भी दे रही है, सीपीयू भी सब कुछ ओके कर रहा है, लेकिन गिरा हैंडसेट है या फिर लगातार वर्किंग हो रही है, बहुत ज्यादा लोड बढ़ चुका है, और नीचे से ये वाले बॉल में कोई एक ड्राई हो गया, सूख गया। और ड्राई हुआ तो कनेक्टिविटी क्या हुई, लूज हो गई। कभी कभी होता है, फोन ऑन हुआ, यार चल रहा था, अभी ऑन किया, हो गया था, फिर नहीं हो रहा है, फिर ऑन किया, फिर हो गया ऑन, फिर नहीं हो रहा है। तो ये होता है यहाँ पे ड्राई होने से। हम इसको निकालेंगे, रिवॉल्व करेंगे, ओके हो जाएगा। लेकिन दूसरी साइड में भी प्रॉब्लम आ सकती है भाई, ये वाली लाइन यहाँ तक जुड़ी है, ये वाली लाइन यहाँ तक जुड़ी है। अब ये कंफ्यूजन नहीं कि भैया ये स्टक है तो बोल देते हैं उखाड़ो ईएमएमसी, प्रोग्राम करो ईएमएमसी, भेजते रहते हैं ना ग्रुप पे कि ये स्टक आ रहा तो कैसे आ रहा, तो बता दिया भैया ईएमएमसी की प्रॉब्लम नहीं, ये वाली प्रॉब्लम है। ये कम्युनिकेशन सीपीयू से वहां तक का चेक कीजिए, इसके सारे रिक्वायरमेंट चेक कीजिए। बॉल यहाँ सीपीयू से भी ड्राई हो सकता है, तो ये सब कुछ ओके ठीक ठाक है, अपना डाटा भेज रहे, सीपीयू का रिसीव करने वाला बॉल ड्राई हो गया, तो ये रिसीव नहीं कर पा रहा है सीपीयू, तो सीपीयू को भी रिवॉल्व करेंगे तो ओके हो जाता है। सैमसंग के हैंडसेट पे क्या होता है, जब भी हम निकालते हैं तो सीपीयू एमएमसी साथ में उतारते हैं, सीपीयू यूएफएस को साथ में निकालते हैं, और निकालने के बाद फोन हमेशा ओके हो जाता है। देखा ना, सब लोगों ने किया होगा, जो एडवांस लेवल पे बैठे हैं यही तो करते हैं, सीपीयू और यूएफएस दोनों उतार लेते हैं एक ही बार में। क्योंकि अगर यूएफएस उतारी तो फिर बाद में लगा दिया तो कहीं साइड में जगह नहीं रहती सीपीयू को उतारने की, तो फिर क्या करते हैं, फिर इसको निकालना पड़ता है, फिर इसको निकालेंगे। तो ऐसे में एक अच्छी सलाह ये है कि जब भी उतारो दोनों को एक ही बार में उतार लो, और उतारने के बाद जो है रिवॉल्व करो, हमेशा फोन ओके हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक हमारे जानने वाले हैं लोकल में, मेरे पास के रहने वाले नितेश जी ज्वाइन है अभी। अभी नितेश जी का 3 दिन पहले मैंने एक हैंडसेट रेडमी का यही कोई था, ओके किया था, है ना आप लाइन पे,
यहाँ पे है ना? जी सर जी, है लाइन पे है। तो इन्होंने खाली उसका सीपीयू किया था और फ़ोन में टच नहीं वर्किंग था, टच वर्किंग नहीं कर रहा था। तो सीपीयू के करने से पास में यूएफएस में प्रॉब्लम आ गया। फिर मेरे पास लेके आए, बोले हो नहीं रहा, तो मैंने सीपीयू और यूएफएस दोनों को उतारा और रिवॉल्व करके दे दिया, फ़ोन तुरंत ऑन हुआ। कभी-कभी एक प्रॉब्लम और आती है, समझ लेना इसको कि रिवॉल्व करने के बाद कभी-कभी क्या होता है, फ़ोन काफ़ी देर में ऑन होता है, लगभग हो सकता है आधे घंटे ले। कोई-कोई हैंडसेट है उसको फ्लैश करना पड़ जाता है, कोई-कोई हैंडसेट क्या होता है, उस पे जो है हार्ड रीसेट करना पड़ता है। लेकिन पहले आप थोड़ी देर वेट करके देख लीजिए, परेशान मत होइए। कोई-कोई बोलता है सर अभी यूएफएस और सीपीयू रिवॉल्व किया है, फ़ोन लोगों पे आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो परेशान मत हो। उस टाइम पे सीपीयू क्या करता है, डाटा को रीड करता रहता है, या फिर आप उसको सर रीसेट जी, करोगे तो एक बार में रीड हो जाएगा। हाँ, बोलिए। वो जो आप फोरम में आपने किया था वो 1 घंटे बाद ऑन हुआ था हमारा सेट। हाँ, तो 1 घंटे बाद लेकिन पूरा डाटा वापस आ गया होगा उसपे। डाटा वापस आ गया लेकिन प्रॉब्लम स्लो का है, उसको फॉर्मेट करना ही पड़ेगा। हाँ, तो वो अलग मैटर हो गया, लेकिन फ़ोन ऑन हुआ है। तो ऐसे करना पड़ सकता है, इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। क्लास में हो, पेड में हो, तो इस जानकारी मिल रही है सबको, ठीक है? बाहर से कोई नहीं बताता कि ऐसे करो, वो तो फिर एक ऑप्शन दे देता है, हाँ, ये कर लो, वो कर लो। तो बहुत सारी चीज़ें मिल गई होंगी आज की क्लास में। अब किसी का कोई सवाल है तो आगे पूछिए पूछिए इसको। सर। हुँ। हेलो। जी, बोलिए। सर, जो ये पावर का है, पीएम पावर ऐसी का है, हुँ। तो ऐसा एसएमपीएस का नहीं होता क्या? एसएमपीएस का होता है, यहाँ भी होता है, उन्होंने अलग सिस्टम से दिखाया है, अब इसको बोर्नियो में सर्च करना पड़ेगा। अब आप इतना सर्च तो कर पाओगे ना कि नहीं कर पाओगे? एसएमपीएस डालो, ये अगर कर होगा तो लेंगे। बिल्कुल दिखाई देगा। नहीं, उस डायग्राम पे अगर प्रिंट कराएंगे तो उसमें डिजाइन वही पावर से बीपीएस से करना पड़ेगा। 1 मिनट, आपके सवाल का जवाब दिए दे रहा हूँ, रुकिए। यहाँ पे एसएमपीएस का कुछ लाइन नहीं दिखा रहा। होता तो डायरेक्ट स्कीमेटिक पे ही दिख जाता। नहीं दिखा इसका मतलब नहीं है, लेकिन हो सकता इसमें है ये नहीं। जो वीपीएस गया है ना हमारा, एसएमपीएस जैसे यहाँ पे हाँ, बाहर सिस्टम लगा दिया है, इन्होंने आईसी के हाँ। अंदर ही लगाया हो कहीं एसएमपीएस सेक्शन। ऐसा नहीं कि ना हो, हटा दिया हो सेटिंग अंदर। सेटमेटिक में तो पता चलेगा ना। हैं? स्कीमेटिक में नहीं, सेटमेटिक में पता चल जाएगा ना। स्कीमेटिक में नहीं, डाटा शीट में पता चलेगा। डाटा डाटा शीट में, शीट में पता हाँ, चलेगा। डाटा शीट में इंटरनली दिखा देते हैं ना, आईसी के अंदर बनता कैसे है, क्या-क्या होता है, कौन से लॉजिक होते हैं, कौन-कौन सी वेज काम करती हैं, सारी चीज़ें उसमें दिखाते हैं स्कीमेटिक वो डाटा शीट में। तो बोर्नियो जिनके पास नहीं है, मैंने बोल दिया भाई, वो भी पढ़ाई का हिस्सा है, उसको ले लो, पढ़ो, उस पे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। चलिए साहिद जी पूछिए, आप ही और बोलिए। हुँ, सर, सर ये जो बक लाइनें हैं, हुँ। ये कहीं भी लगा सकते हैं ना, वो जगह पर्याप्त होने पे लगाया जा सकता है कहीं पे, वो तो इसमें मैंने बताया ना, कोई वो नहीं कि। इंजीनियर के ऊपर हाँ, डिपेंड करता है कि वो पहले वीएस1 लगाए या पहले वीएस2 लगाए, वो उसके ऊपर हाँ। डिपेंड इसमें करता है। नोट पैड का कोई खेल नहीं है। नहीं, नोज़ कट का तो वहाँ भी खेल नहीं है, वो तो मैंने बता दिया, क्योंकि हाँ, मैंने अधिकतर देखा है 63-57 सीआरबी में नोज़ कट के अपोजिट साइड एम के साइड में लगी होती है। बस। लेकिन बहुत इसमें ऐसे खेल है हैंडसेट खाली हैं। पैड का है। हाँ, बस वही है ना, आप जगह है जहाँ पे उस इंजीनियर ने वहाँ पे उसको वो ले जाके पेस्ट कर दिया। उसको तो पेश लेआउट कर दिया। बनाना था, बाद में तो कंपोनेंट मशीन बनाती है, सारे चीज़ बोर्ड कटिंग और सब मशीनें करती हैं। हाँ। ठीक है, रोबोटिक मशीनें होते हैं, सब करती हैं। चलिए और किसी का क्वेश्चन हो, नहीं तो एंड करें आज इसको। एबी टेक पूछिए, क्या पूछना है? हाँ सर, जैसा आपने बताया सर, हाई एलडीओ से 2.5 वोल्टेज बनाता है हुँ, और लो बनाता है 1.25। हाँ। सर बाकी में जो 0.8 बन रहा है सर, उसको एलडीओ बोलेगा या फिर कॉइल बोलेगा सर उनको? नहीं, वो आपका बक कंट्रोल सेक्शन का है। बक कंट्रोल में भी 2 ही वोल्टेज बनते हैं, हायर एलडीओ, लोअर एलडीओ। बाकी तो एलडीओ नहीं, वो बोलते हैं इन सबको कंट्रोल है। ये कंट्रोल सेक्शन होता है, बक कंट्रोल बोलते हैं इसको। बक कंट्रोल सेक्शन होता है। और जो एलडीओ होते हैं, बाकी के एलडीओ, ये दोनों मिल के बनाते हैं। समझ गए? जी सर। जी वैसे सर, आप और सर एक और भी बहुत देर बाद आपने क्लास ज्वाइन की है, बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं। अगर आप चाहो तो वो वीडियोज़ देख सकते हो, वीडियो देख के अपना नॉलेज बढ़ाओ। नहीं तो जी आप सर, पीछे और हो, सर या अभी फिर हमें, या तो फिर आपने गलती की, आपको नेक्स्ट बैच में आना चाहिए था। सॉरी सर। ठीक। सर एक क्वेश्चन और था सर, एक आपने बताया सर एमएमसी से एक लाइन जो डिस्कनेक्ट हो जाती है सर, उसको क्या नाम से बोलते हैं सर? लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है, एक लाइन नहीं सर मेरा। पावर की एक लाइन आपने बताई अभी, जैसे अगर ड्राई नहीं, हो गई, एक डिस्कनेक्ट हो गई। एक लाइन नहीं है, एक लाइन नहीं है, वहाँ पे पावर की इनपुट एमएमसी की इनपुट वोल्टेजेस हैं। वो एक वोल्टेज नहीं आता, कई वोल्टेज आते हैं पावर से सीपीयू में, और वो जाकर के सीपीयू को चलाते हैं। जैसे हमारी पावर को चलाने के लिए वीपीएस चाहिए, मान लीजिए लाइट आईसी को चलाने के लिए, या कोई दूसरी आईसी को, किसी में 1 वोल्टेज लगता है, हमारा 4G है 3-3 वोल्टेज से ऑन होता है। तो वैसे ही वहाँ पे एमएमसी भी 2-3 वोल्टेज से काम करती है। कौन कौन से होते हैं, जब एमएमसी वाले सेक्शन में जाएंगे ना, ये मामला आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप परेशान मत होइए। अगर कुछ भी पूछना हो ना, तो भाई मैं आपको मैसेज डाला करो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मुझे पता है आप बिगनर्स हो, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, इसीलिए मैंने बोला था कि या तो इस पे ज्वाइन करो, या तो नेक्स्ट बैच में आ जाओ। नेक्स्ट बैच में आते तो जीरो से पढ़ते ना, तो आपको ये सवाल नहीं आते। बाकी लोग हैं, उनको पता है ये सवाल किसी के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो शुरुआत से पढ़ रहे हैं यहाँ पे। या फिर कोशिश कर सकते हो तो नेक्स्ट बैच में ज्वाइन करो, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे पूछो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप, मैं पर्सनली आपको गाइड करता रहूँगा जब भी पूछोगे। मैं उन लोगों के लिए हेल्प करता हूँ जिनको मैं खुद जानता हूँ कि ये पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये बेचारे देर से आए हैं, जो भी। अनुमा कांत जी पूछिए आप। सर जो फीडबैक है ना सर, S4 और S3 का, हम्म। उसको आईसी के बाहर कौन सा कंपोनेंट से चेक कर सकते हैं सर? सर वो इंटरनली पैड से कनेक्टेड होती है, बाहर आप नहीं चेक कर सकते हो। फीडबैक बाहर नहीं दिया हुआ है, मैंने वही बताया ना, अंदर ही से अंदर चला गया लेयर के अंदर से। और निश्चिंत तो रहिए, उसको वो इतनी जल्दी खराब भी नहीं होता है।
गिरने से पैड टूट जाए अलग बात हो गई। जी जी ठीक है, सुहेल जी पूछिए। सर जी जैसे ये बस 0.8 की लाइन है जो शॉर्ट हो जाती है तो एम्पियर दे सकते हैं वहाँ पर शॉर्टिंग निकालने के लिए। अब एम्पियर का पता होना चाहिए कि वो कितने एम्पियर की लाइन है। सवाल सही है, आपका सवाल गलत नहीं है। एम्पियर और वोल्टेज पता होना चाहिए कि कितना है। मान लीजिए 0.8 है तो आपको वोल्टेज रखना है 0.8 ही, और एम्पियर अगर 5 एम्पियर का है तो 5 एम्पियर से ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि उधर जुड़ा हुआ है आपका कौन, सीपीयू। ठीक है, CPU तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा एक सलाह दूंगा कि आप क्या कीजिए, इधर उतारो पावर और उधर उतार लो सीपीयू। आपके दोनों चीज़ें सेफ रहेंगी। बीच में एक ही चीज़ें जुड़ी होती हैं, कैप जुड़े होते हैं खाली आपके, और वो हो सकते हैं 10 जी से 12 15। अब उनमें से अगर कोई देखो उतार लोगे सीपीयू तो पता हो गया कि अगर शॉर्टिंग हट गई तो हमारा सीपीयू शॉर्ट है, फिर तो कोई एम्पियर वगैरह देने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी शॉर्टिंग आ रही जी तो फिर आप आराम से 0.8 वोल्ट या 1 वोल्ट रखो। एम्पियर 5 एम्पियर की लाइन है तो आप 5 एम्पियर डायरेक्ट रख दो, हीटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन वैसे में क्या होता है ना, एम्पियर जैसे 5 एम्पियर मैक्सिमम लिखा है वहाँ पे कि मैक्सिमम 5 एम्पियर है, कम ज़्यादा भी होते रहते हैं। और वैसे में आपकी डीसी मशीन में कोई भी अगर हल्का सा फ्लक्चुएशन हुआ और प्रॉब्लम आपके सीपीयू की नहीं है तो प्रॉब्लम फिर सीपीयू की ही हो जाएगी, शॉर्ट कर देगा। मैंने कई बार चेक किया, ये सारे टेस्ट करने के बाद ही यहाँ आया हूँ बताने आप लोगों को। मैंने सब मतलब खेला है, देने का सब नहीं कुछ। है। हाँ, तो मैं वहाँ पे ये मत करो कि मतलब मैं अंदाजे से काम करूँ। सीधा सिंपल वे है भाई, सीपीयू उतार लो। और अगर जी ब्लैक पेस्टेड और वाइट पेस्टेड ये सब नहीं उतारना आता है तो आप मुझे बोलो, वीडियोस दे दूंगा बना बना के, बहुत इजी वे से 2 मिनट में सीपीयू निकलेगा और लगा दोगे आराम से। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी आईसी लगाना निकालना नहीं आता है? कोई यहाँ पे? रोहित जी हैं, सुमन दास जी हैं, साहिद जी हैं, नुमाकांत जी आप भी हैं, आईसी नहीं लगा पा रहे हैं? जी सर। तो प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए इसका मैं भी मतलब हूँ सबको? सर। प्रैक्टिकल जी वीडियो सर। चाहिए। ठीक है दे दीजिए। देखिए, मेरा एक अपना फंडा है, अगर उसको फॉलो करोगे तो 100% लगा पाओगे। ठीक है, देता हूँ। कल शाम को बनाना था एक्चुअली में, लेकिन बताया ना कि भाई सबको पता है बारिश का मौसम चल रहा है, काम सबके पास भरा पड़ा है ना? तो वही प्रॉब्लम यहाँ भी है। कोई बात नहीं, हम सपोर्ट रहेगा। ये क्लास जो चल रही है अगर ये एंड भी हो जाएगी ना तो नई वाली क्लासेस के मेन वीडियो यहाँ पे टेलीग्राम पे आते रहेंगे। सर डबल ट्रैक्टर आईसी पे बनाना एक वीडियो फुटबॉल की। सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, आप परेशान मत होइए। थोड़ा सा लेट लपेट हो सकता है तो भाई उसके लिए बोलना मत कि ये क्या कर रहे हो सकता है। देखिए, हमने जो है नई बैच डिसाइड कर ली है कि 10 से 12 दिन बाद हम स्टार्ट करेंगे, और 10-12 दिन तक ही आपका ये कोर्स चलेगा। ये चीज़ क्लियर समझ लेना। लेकिन एक चीज़ का वादा करके जाता हूँ कि किसी की पढ़ाई अधूरी नहीं रहेगी, समझ गए? कोई भी अधूरा नहीं रहेगा। थैंक यू सर। हाँ, सबको सपोर्ट वैसे ही मिलेगा जैसे आपको मिल रहा है। आप दिन भर में, मैं उन लोगों का सपोर्ट करता हूँ। देखिए, वहाँ पे जो